नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने गत दिनों खुद दिल्ली जाकर पीएम मोदी को न्योता दिया था। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अनौपचारिक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें सोनीपत में रैली करने का निर्णय लिया गया है। दौरे की तैयारियों के चलते सीएम ने अपना जापान दौरा भी कम कर दिया है। वे अब 11 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को ही वतन वापसी करेंगे। अगस्त 2014 से अब तक 16 बार हरियाणा का दौरा कर चुके प्रधानमंत्री का ये 17वां दौरा है। पहले पीएम का कार्यक्रम अंबाला कैंट में 600 करोड़ के शहीदी स्मारक और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए तय किया गया था। अब सोनीपत में होने वाले इस कार्यक्रम पे पीएम मोदी हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त भी महिला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रदान कर सकते हैं। ये दौरा केंद्रीय नेतृत्व को नायब सिंह सैनी सरकार के प्रति गहरी गंभीरता और समर्थन को दर्शाता है। अब बात करते हैं हिसार और सोनीपत की। हिसार में दिन दहाड़े सब्जी मंडी पुल के पास किराना दुकान पर काम करने वाले रानू सैनी की 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दोपहर करीब 2 बजे हुई इस वारदात में हमलावरों ने युवक पर 14 बार वार किए। हमले के बाद रानू गंभीर घायल अवस्था में दुकान के बाहर गिर गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 युवक दुकान में घुसकर रानू पर लगातार चाकू मारते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी के अनुसार एक हमलावर ने रानू पर गोली चलाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी पिस्टल लोड नहीं हुई और वो चल नहीं पाई। पिस्टल न चलने पर हमलावर ने उसके सिर पर बट से वार किया। ई रिक्शा चालक ने बताया कि 4 युवक बाइक पर सवार होकर आए थे और हत्यारे को गोली मारने के इरादे से आए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में टीमें जुटी हुई है। वहीं सोनीपत में भी संत शिरोमणि नामक देव पार्क के सामने दिन दहाड़े युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक पर डंडे और तेजधार हथियारों से हमला किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मृतक की पहचान रोहतक के मनदीप के रूप में हुई है, जो अपनी बहन के घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अगली खबर करनाल से। यहाँ 4 माह पहले इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शनिवार को मां बेटी ने हाथ बांधकर नहर में छलांग लगा दी। दोनों को नहर में डूबते देख आसपास खड़े राहगीरों ने तुरंत छलांग लगाकर उन्हें बचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मां की हालत नाजुक होने पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बेटी को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। मां बली देवी ने आरोप लगाया कि 29 जून को चौरा गांव में उनके बेटे शुभम की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। मां ने गांव के पूर्व सरपंच समेत कुछ लोगों पर रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया था, क्योंकि 1 साल पहले उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिजनों का कहना है कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई, जिससे न्याय पर उनका भरोसा टूट गया और उन्होंने ये कदम उठाया। अब बात करते हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया की। बुढ़िया को 96 दिन बाद हिसार जेल बिताने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट से जमानत मिल गई। शनिवार दोपहर को जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और न्यायालय पर विश्वास जताते हुए सत्य की जीत बताया। बुढ़िया को जमानत मिलने के पीछे उनके वकील परमन रापड़िया ने कोर्ट के 3 मुख्य आधार पेश किए, जो काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। पहला और सबसे अहम आधार था पीड़िता के बयानों में विरोधाभास। युवती के अपने रेप की जो तारीख बताई थी, पुलिस जांच में आरोपी की लोकेशन न मिलने पर उसके बाद उन्हें बदलकर 15 मई, 2 जून और 21 अक्टूबर कर दिया गया। दूसरा आधार कॉल डिटेल था, जिससे स्पष्ट हुआ कि रेप का आरोप लगाने के बाद भी युवती बार बार आरोपी को कॉल कर रही थी, जिसने संदेह पैदा किया। तीसरा आधार ये था कि 15 मई को बुढ़िया के चंडीगढ़ के होटल में रुकने का दावा जो किया गया था, लेकिन होटल के रजिस्टर में उनकी एंट्री 1% के तौर पर दर्ज थी, जिससे युवती की मौजूदगी स्पष्ट नहीं हो पाई। वकील ने कहा कि 1912 पेजों की चार्जशीट में लगे दस्तावेज ही
गुड़िया को बेकसूर साबित करने के लिए काफी हैं। अगली खबर फरीदाबाद से। यहाँ सेक्टर 85 में शनिवार दोपहर 1:30 सीएनजी कार में भीषण आग लग गई। कार ड्राइवर का चेहरा और हाथ झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार चालक सीएनजी भरवाकर लौट रहा था, तभी उसे गैस की गंध आई। सावधानी बरतते हुए उसने सेक्टर 85 रोड पर एक मैकेनिक को कार दिखाई, लेकिन लीकेज का सही स्थान नहीं मिल पाया। ड्राइवर ने जैसे ही कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, स्पार्किंग के कारण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी कार धूं धूं करके जल उठी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाल्टियों से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। इनके प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि समय रहते ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया था और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आखिर में बात करते हैं भिवानी की। यहाँ लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला गहराता जा रहा है। 13 अगस्त को गांव सिंघवानी के खेतों में मनीषा का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पहले हत्या का मामला माना। हालांकि 5वें दिन पुलिस ने एक सुसाइड नोट सार्वजनिक कर इसे आत्महत्या करार दिया था और दावा किया था कि लिखाई का मनीषा से मिलान हो गया है। परिवार शुरू से ही इस सुसाइड नोट को फर्जी बताता रहा है, जिसके बाद अब इस मामले की जांच संभाल रही सीबीआई ने सुसाइड नोट की दोबारा जांच शुरू कर दी है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 15 एक्सपर्ट की टीम सुसाइड नोट की हर तरीके से जांच कर रही है और इसमें अभी समय लगेगा। सीबीआई की टीम ने लिखाई का मिलान करने के लिए मनीषा की स्कूल कॉपी भी परिवार से ली है। पुलिस ने जिस सुसाइड नोट को सार्वजनिक किया था वो रोमन लिपि में हरियाणवी अंदाज में लिखा गया था और उस पर कोई तारीख या हस्ताक्षर नहीं थे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।